We will discuss worksheet 36 related to metals and non-metals. Practice questions are there. One by one we will discuss all the questions. There are three sections A, B, C. In A section there are objective type questions. I am moving to first question. An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. Compound is also soluble in water. These are the two characteristics of that compound: high melting point and soluble in water. ऐसे compounds ionic compounds होते हैं. We know their features, their properties. Ionic compounds metals और non metals के बीच में बनते हैं. बट यहाँ पर an element with रिएक्शन विद ऑक्सीजन बोला हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल. तो कौन सा ऐसा मेटल होगा जिसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड आयनिक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और वाटर में सॉल्युबल है. तो देयर आर ओनली टू मेटल्स, कैल्शियम एंड आयरन. ऑप्शन इन दोनों में से होगा. अगर हम आयरन और कैल्शियम को भी कंपेयर करें तो कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव. सो द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज़ ए पार्ट, कैल्शियम. कैल्शियम का जो ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम का जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा बजाय कि आयरन और ऑक्सीजन के कंपाउंड के. फाइन, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ऑक्साइड के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाएगा. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल. द ऑप्शन इज बेसिक. वैसे कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं बट मेनली दे आर बेसिक, सो ऑप्शन बेसिक रहेगा. The non-metal which can, question number 3, the non-metal which can conduct electricity is graphite, iodine, carbon and diamond. आयोडीन तो बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं है ये नॉन मेटल बट ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता. कार्बन के भी दो फॉर्म है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, बट डायमंड की सिर्फ ग्रेफाइट वाली फॉर्म ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. सो द ऑप्शन इज ए. Now the question number 4, arrange copper, silver and aluminium in increasing order of reactivity. अब रिएक्टिविटी सीरीज़ आप सबको बहुत अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहले सिल्वर है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, देन कम्स कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम. क्वेश्चन नंबर 5, अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन बाय व्हाट नेम. जिसमें मेटल्स डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी की ऑर्डर में लगे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अभी ऊपर भी नाम आया है, रिएक्टिविटी सीरीज. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, अ डैश रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेसेस अ रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. Now the question number 7, name the ion made by non-metals. Non-metals इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. गेन करने के बाद इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज वालों को एनायन कहते हैं. तो द ऑप्शन इज एनायन. सम मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, नेम एनी वन. वैसे तो ज़्यादातर मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, अपना हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाते हैं, बट कुछ मेटल्स नहीं करते. तो हम उनमें कौन से बोल सकते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर. आप इनके ऑर्नामेंट्स भी देखते हैं, हम इनको पहन लेते हैं, कितनी बार इन पे पानी पड़ता है बट इनकी शाइन नहीं जाती बिकॉज दे डोंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. क्वेश्चन नंबर 9, विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट. द ऑप्शंस आर वेरियस मेटल्स बट द करेक्ट ऑप्शन इज एल्यूमिनियम. लास्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट ई इज़ 286. इसका एटॉमिक नंबर 16 है. तो के शेल में 2, एल में 8 एंड एम में 6 जाएंगे. विल इट लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स? गेन 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही ये गेन करेगा या लूज़ करेगा. अब लास्ट में इसके अगर 6 हैं तो इसको 2 और चाहिए, तो ये दो किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन करेगा. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसके लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. नाउ वी मूव टू सेक्शन बी. सेक्शन बी में फर्स्ट पार्ट में आपके, अब ये शॉर्ट आंसर टाइप हैं बट मेनली आप इन्हें 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 1 देयर आर 3 रिएक्शंस, आयरन प्लस वाटर. ये आप देखेंगे कि आयरन जो है ना ठंडे पानी से ना हॉट वाटर से, बल्कि इसे स्टीम से रिएक्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसे खुद गर्म करना पड़ता है. इवन देन
उसके बाद भी ये अपना ऑक्साइड ही बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा। देन कैल्शियम और फिर पोटेशियम है, तो कैल्शियम भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, एंड पोटेशियम भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। these will be the reactions. In this way they will take place. Question number 2 is, generally when metals are treated with mineral acids, hydrogen gas is liberated, but when metals except manganese and magnesium treated with dilute nitric acid, hydrogen is not liberated. Why? Because dilute नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन जैसे ही बनेगी उसे वाटर में कन्वर्ट कर देगा, उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, और साथ ही खुद ये रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या निट्रियस ऑक्साइड जैसी गैसेस में, इसलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। बट मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन अलग से इसमें भी बन सकता है, ये दो मेटल्स ऐसे हैं जिनके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, बाकी किसी के साथ लिबरेट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको हैमर दी जाए, बल्ब दिया जाए और वायर्स और स्विच दे दिया जाए, तो आपके पास दो सैंपल होंगे, उनमें से आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है? तो हैमर से अगर आप उस पर स्ट्राइक करेंगे और अगर थिन शीट्स बन गई तो इट मीन्स वो मेटल है, बिकॉज मेटल्स आर मेलिएबल। और जिस सैंपल में थिन शीट्स नहीं बनेंगी और वो पीसीज में ब्रेक हो जाएगा तो वो नॉन मेटल है। इन द सेम वे अगर आप बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच लगा करके एक सैंपल को रख करके उसमें जॉइन करेंगे, सर्किट पूरा करेंगे और देखेंगे कि स्विच ऑन करने पर बल्ब जल गया, तो इट मीन्स कि वो मेटल है, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर बल्ब नहीं जलता है स्विच ऑन करने पे, सर्किट कंप्लीट है, इवन देन बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग, तो वो नॉन मेटल है, बिकॉज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका बी पार्ट है, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इन टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, उन्हीं डिफरेंस को बेस बनाकर ही हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे डिफरेंट सैम्पल्स को कि वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स विद रिएक्शंस। तो इसमें आपको पूरा रिएक्शंस बताने हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड है। ये चाहे आप HCl के साथ रिएक्शन करवा लो या सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कोई एसिड ले लो या बेस ले लो, दोनों के साथ ही ये अपने सॉल्ट बनाएंगे। फाइन, तो दोनों के साथ ही सॉल्ट बनेगा। वैसे मेटल ऑक्साइड में क्या होता है कि सिर्फ वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और सॉल्ट बनाएंगे। दैट्स वाई दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और इनकी रिएक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने लास्ट वीडियोज़ और वर्कशीट के डिस्कशन में पहले ही इसको समझ लिया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। कॉपर हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा है बिकॉज इट इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन आयरन। स्टील जो है ये आयरन का एलॉय है, मेनली इसमें आयरन होता है, तो आयरन के कंपैरेटिवली कॉपर ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है हीट का। गोल्ड एंड सिल्वर बी पार्ट आर यूज टू मेक ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर लस्ट्रस, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे डोंट रिएक्ट विद, अनरिएक्टिव हैं, तो एयर एंड वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे, उनकी शाइन मेंटेन रहेगी। दीज आर द रीजन्स दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी। C part, sodium, potassium and lithium are stored under the oil because in open air they catch fire, they are highly reactive metals, and even when they are stored in water the reaction with water is very violent and it may be dangerous, इसलिए उन्हें ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। आपको 3 ऑक्साइड दिए हुए हैं, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, एंड देन 3 मेटल्स आर गिवन। अब जिंक ऑक्साइड में अगर आप जिंक डालेंगे तो हमें ये हमारे पास मेटल्स के कंपाउंड्स हैं और ये इंडिविजुअल मेटल्स हैं। अब एक इंडिविजुअल मेटल को उसके दूसरे के ऑक्साइड में डाल के देखेंगे कि क्या वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कम स्ट्रॉन्ग है, कम रिएक्टिव है। अगर ज़्यादा है तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, अदरवाइज इट वोंट डिस्प्लेस। जिंक को जिंक ऑक्साइड में डालेंगे तो नथिंग वुड टेक प्लेस। मैग्नीशियम डालेंगे तो डेफिनेटली द डिस्प्लेसमेंट वुड टेक प्लेस बिकॉज मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से। But when we will put copper in zinc oxide, no displacement because copper is less reactive.
सिमिलरली मैग्नीशियम में अगर आप जिंक डालें, नो रिएक्शन. मैग्नीशियम बोथ आर सेम. कॉपर, नो, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सो नो डिस्प्लेसमेंट वुड टेक प्लेस. कहीं भी डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होगा, बिकॉज अमंग दीज थ्री मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव. Now in case of copper oxide, if we put zinc, yes, displacement would take place. If we put magnesium, yes, because magnesium is much more stronger than, much more reactive than copper, और copper oxide में copper डालेंगे तो displacement नहीं होगा. Now the question number 7, give an example of metal which is most malleable. Malleable जो सबसे ज़्यादा malleable है, और ये है आपका गोल्ड. और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में आ जाएगा आपका सिल्वर. एंड नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. बेटा गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम ही फ्री स्टेट में मिलते हैं, अनरिएक्टिव हैं. बट उसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, दे ऑल आर फाउंड इन कंपाउंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट. कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के साथ कंबाइंड होते ही हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8, Which properties of aluminium are responsible for its great demand in the industry? क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? देखो बेटा, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम जो है ये, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग है. दूसरी बात ये कि जब इसका कोरोजन है उसके साथ बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो इसके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है. ये नीचे वाले एल्यूमिनियम को और कोरोड नहीं होने देती, तो इसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है, इसकी हार्डनेस बनी रहती है. दूसरी बात ये मेलिएबल है, डक्टाइल है, और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. तो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इसकी डिमांड इंडस्ट्री में काफ़ी हाई रहती है. देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ मेटल एक्स इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से ट्रीट किया और फिर बेसिक सॉल्ट बन गया, क्योंकि मेटल है तो बेसिक बनेगा, और फॉर्मूला है XOH, यानी अपना ही हाइड्रोक्साइड बना लिया और एक गैस लिबरेट कर दी. और एक और हिंट, इट्स ऑल्सो गिवन कि इट ईजिली कैचेस फायर. अब ईजिली कैच फायर करने वाले में सोडियम है या पोटेशियम है या लिथियम है, तो X इन तीनों में से कोई एक है. और Y जो है ये इसके कंपाउंड का नेम है, तो इसके आगे हम OH लगा देंगे, इन सब के आगे KOH, NaOH या लिथियम हाइड्रोक्साइड, Y ये होगा. और Z क्या है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, क्योंकि जब भी आप सपोज सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल कोल्ड वाटर के साथ, तो इट विल फॉर्म इट्स हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो Z is H2, Y is NaOH and X is Na, सोडियम, सिंपली. देन क्वेश्चन नंबर 10 में आप यहाँ पिक्चर में देखिए जो साइड में बनाया हुआ है कि सोडियम के 2 एटम्स आर, दे हैव बीन शोन, एंड ऑक्सीजन इट ऑलरेडी हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक ये इलेक्ट्रॉन सोडियम के दोनों एटम्स ऑक्सीजन को दे रहे हैं. नाउ इन द गिवन स्ट्रक्चर राइट केमिकल फार्मूला. अब केमिकल फार्मूला क्या है कि सोडियम के 2 एटम्स आर गेटिंग कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो Na2 होगा. मेटल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है वो मेटल है, और जो गेन कर रहा है वो नॉन मेटल है. ठीक है. एनायन मीन्स जिसके ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है. अब माइनस का चार्ज किसके ऊपर आ रहा है? ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो O2 माइनस, ये एनायन है. और केटायन इज सोडियम, और इसके ऊपर प्लस, क्योंकि एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Na प्लस. नाउ मूव टू सेक्शन सी. सेक्शन सी पे चलते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे ये, या फिर इनमें थोड़ा सा लेंदी आंसर आपको लिखना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं. In the formation of compound between 2 atoms A and B, A loses 2 electrons and B gains 1 electron. तो आपको ये बताना है कि इनके बीच में बॉन्ड की नेचर क्या होगी. भी A जो है वो लूज़ कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज़ कर रहा है, और B जो है ये गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन. डेफिनेटली ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, ये नेगेटिव आयन बनाएगा. और आयन्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक. तो आयनिक बॉन्ड बनेगा. फॉर्मूला क्या होगा? अब A तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, लेकिन B एक ही ले रहा है, तो B को एक और बुलाना पड़ेगा अपने जैसा, यानी A तो एक ही से काम चल जाएगा, बट B 2 होंगे, AB2, ये फॉर्मूला बनेगा. ऑन द सिमिलर लाइंस हमें MgCl2 की फॉर्मेशन को भी डिस्कस करना है. अब मैग्नीशियम जो है ये 2+ है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन का जो है वो एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब 2 एटम होंगे, तब वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. तो फॉर्मूला विल बी MgCl2.
अब इसकी एक बार उसमें देखते हैं फॉर्मेशन में कि मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्लोरीन है जिनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको दे देगा और एक इसको दे देगा, तो MgCl2, दिस इज हाउ दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड, और आयनिक बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। अब कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम प्लस है और क्लोरीन का माइनस आयन है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मेल्ट करने का मतलब है कि हमें इसे सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लाना है, हीट देनी है तभी ऐसा होगा। जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगी, दोनों आयन्स अलग अलग हो जाएंगे और फ्री टू मूव हो जाएंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब ये फ्रीली मूव कर पाएंगे। तो इन्हें फ्री करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, इन्हें मोल्टन फॉर्म में लाना पड़ता है। सेम रीज़न यहाँ पर है, वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज हाई, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन इज वेरी हाई। टू ब्रेक दैट, टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, melting point is higher. Now question number 2 is differentiate on the basis of metals and non-metals on the basis of following properties: ductility, malleability, density, appearance and electrical conductivity. अब ductility और malleability, metals are ductile and metals are malleable, this we already know, ductile भी हैं malleable भी हैं, but नॉन मेटल्स ना डक्टाइल हैं ना मेलिएबल हैं, वो ब्रिटल होते हैं, मीन्स वो जैसे ही आप उन पे स्ट्राइक करते हैं किसी हैवी ऑब्जेक्ट से, वो दे ब्रेक इनटू पीसेस। अबाउट द डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हायर होती है, अपीयरेंस भी मेटल्स का शाइनी है, नॉन मेटल्स आर डल, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Last question is what is aqua regia? Write short note, B part is write short note on the reaction of metals with salt solution. Aqua regia जो है ये concentrated HCl, ये 3 पार्ट्स में लेंगे और 1 पार्ट हम लेंगे concentrated HNO3, इनका मिक्सचर है aqua regia, और ये एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम जैसी चीज़ें भी डिज़ोल्व हो जाती हैं और किसी में डिज़ोल्व नहीं होती। तो 3:1 की रेशो में कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर इज एक्वा रिगिया। एंड द बी पार्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि आपने अगर एक ए मेटल ले लिया और सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास है बी का, तो डिपेंड करेगा कि ए और बी की रिएक्टिविटी में आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बी को डिस्प्लेस कर देगा, धक्का लगा देगा, और सॉल्यूशन बन जाएगा ए का और बी सेपरेट हो जाएगा। और अगर ए कम रिएक्टिव है तो फिर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया आयरन और साथ में ले लिया कॉपर सल्फेट में हमने आयरन का पीस डाला, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव, और खुद आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉपर को आयरन सल्फेट में डालें तो नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वर्कशीट 36। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर समराइज हो गया है। अब आप इसे प्रॉपरली करेंगे और सबमिट करेंगे टाइमली, एंड साथ साथ लर्निंग कर लीजिए बिकॉज एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। सो गुड लक।